हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। कोरोना की वजह से सभी लोग परेशान हैं, अपने घरों में बंद हैं। एमके लीगल शिक्षा भी आपसे गुजारिश करता है कि जब तक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ काम ना हो, घर से ना निकलें और अपने इस टाइम को घर पे एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन दें। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई लीगल नॉलेज इकट्ठा करना चाहते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं, सो मैनी ऑनलाइन पोर्टल्स आर देयर। उनके माध्यम से आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो स्टे होम, स्टे सेफ। एमके लीगल शिक्षा में सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की सीरीज़ में अब तक हम काफ़ी सारे वीडियोज़ लेके आ चुके हैं। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी रूल ऑफ द प्लीडिंग्स। प्लीडिंग का मतलब होता है कि आपके प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट, क्योंकि प्लेंट सबमिट करने से ही आपका सूट इंस्टीट्यूट होता है किसी भी कोर्ट में, और उसकी काउंटर में आफ्टर रिसीविंग द समन डिफेंडेंट अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है, या जब उसको पता लगता है कि उसके ऊपर केस हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, सो दैट कि आपको इम्पोर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, सिविल प्रोसीजर कोड को काफ़ी स्टूडेंट्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसको लॉजिकली एक दूसरे से लिंक करके देखेंगे तो बहुत ईजी है इसको याद करना। इससे जुड़े जितने भी वीडियोज़ हैं उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से उस लिंक पर जाके इसके बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी प्लीडिंग्स की, ऑर्डर 6, जिसमें हमने पिछले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो इसे शुरू करने से पहले इसे पॉज कर दें, प्लेलिस्ट में जाएं, इसका पार्ट 1 देखें, सो दैट कि आप पार्ट 2 को अच्छे से समझ पाएँ। ये हमारा पार्ट 2 है। देखिए, प्लीडिंग्स क्या है। ऑर्डर 6 आपको प्लीडिंग्स जनरली प्लीडिंग्स के रूल बताता है कि प्लीडिंग कैसे होनी चाहिए। इसमें टोटल हम बात कर चुके हैं पीछे वाले वीडियो में कि टोटल 1 से लेकर 18 तक रूल्स है। ये रूल्स बताते हैं कि आपकी प्लीडिंग्स कैसे होनी चाहिए, कैसे आप प्लीडिंग्स को सबमिट करेंगे, कैसे अमेंड करेंगे, कैसे आपकी प्लीडिंग स्ट्राइक आउट कर सकता है कोर्ट। हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट 6 पार्ट में डिवाइड किया था, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। डेफिनेशन ऑफ प्लीडिंग दिया था फर्स्ट पार्ट में, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए प्लीडिंग्स की, नेसेसरी पर्टिकुलर्स क्या होने चाहिए प्लीडिंग्स में, साइनिंग एंड वेरिफिकेशन, पावर ऑफ कोर्ट टू स्ट्राइक आउट अननेसेसरी प्लीडिंग एंड अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। ये रूल 1 होता है जो डेफिनेशन ऑफ प्लीडिंग है आपका। रूल 2 आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करता है, और 3 से लेकर 13 तक बात करते हैं हम नेसेसरी पर्टिकुलर्स की। यहाँ तक के रूल्स को हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर लिया था, तो आप उस वीडियो को जरूर देंगे सो दैट कि आगे रूल आपको समझ में आए। साइनिंग एंड वेरिफिकेशन रूल 14 और 15 में आता है, और जो कोर्ट की पावर दी गई है वो है रूल 16, जिससे कि आपकी अननेसेसरी प्लीडिंग को कोर्ट स्ट्राइक आउट कर सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ऑर्डर 6 इज द अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। रूल 17 एंड 18 इट विल टॉक अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आप कहीं पर अगर अधिवक्ता हैं, आप कोई लीगल एस्पिरेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी जुडिशियल एग्जाम का, ये सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में हम रूल 14 से लेकर रूल 18 तक स्टडी करेंगे। तो विदाउट डिले आगे चलते हैं। देखिए, रूल 14 क्या कहता है यहाँ पे कि प्लीडिंग्स टू बी साइंड। प्लीडिंग्स जो है वो साइन होनी चाहिए। आपने देखा हो जो हम प्लेंट लिखते हैं तो नीचे साइन किए जाते हैं, प्लेडर भी उस पर साइन करता है, और नीचे उसको वेरीफाई भी किया जाता है, वेरिफिकेशन भी होता है नीचे, वो रूल 15 में आएगा। तो ये बताता है कि जो प्लीडिंग्स आपने लिखी 1 से 13 तक आपने देखा कि आपको प्लीडिंग कैसे लिखनी है। रूल 1 ने आपको बता दिया कि प्लीडिंग मीन्स प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, और उसके बाद रूल 2 में इसने बताया कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कि आपको लॉ को और एविडेंस को डिफाइन नहीं करना, आपको कॉज ऑफ एक्शन देना है। ठीक है, क्या क्या उसमें होने चाहिए फंडामेंटल प्रिंसिपल, वो बताया है। उसके बाद फर्दर रूल्स में बताया गया कि पर्टिकुलर्स क्या क्या होनी चाहिए। जैसे कोई डेट और टाइम अगर आप देते हैं तो उसमें नंबर्स में और वर्ड्स में दोनों में लिखना है आपको। ठीक है, अभी रूल 14 का बेर एक्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये कहता है कि एवरी प्लीडिंग शैल बी साइंड बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर इफ एनी। देखिए, हर प्लीडिंग को
कि एवरी प्लेडिंग इट मीन्स आपका प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दैट शैल बी साइंड बाय द पार्टी के द्वारा साइन होना चाहिए एंड हिज प्लीडर, और उसके वकील के द्वारा भी साइन होना चाहिए अगर कोई है तो। इसमें प्रोवाइजो क्या दे दिया इसने, प्रोवाइजो पे आप देखें, यहाँ ध्यान देंगे, दैट वेयर अ पार्टी प्लीडिंग इज बाय रीजन ऑफ एब्सेंस और फॉर अदर गुड कॉज अनेबल टू साइन द प्लीडिंग। मान लीजिए कोई पार्टी किसी भी कोई ऐसा कोई कारण है जिसकी वजह से वो नहीं आ सकती, एक गुड कॉज है जिससे कि उसकी प्रेजेंस पॉसिबल नहीं है कि वो आके साइन करे, ठीक है। इट मे बी साइंड बाय एनी पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय हिम टू साइन द सेम टू स्यू और डिफेंड ऑन हिज बिहाफ। तो उसका कोई भी ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जिसको उसने ऑथराइज कर रखा है वो उसको साइन कर सकता है, जो उसको ऑथराइज किया है उसने, जो उसके बिहाफ पे मुकदमा दायर भी कर सकता है और मुकदमे को डिफेंड भी कर सकता है। अब इसमें एक रूल 14 एक और है, 14 ए की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो जो है 1976 की जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें इसको इंसर्ट किया गया था और ये 1 फरवरी 1977 से एप्लीकेबल हुआ था। ये भी आपका प्री एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन बनता है, ऐसी चीज़ों को आप नोट करते हुए चलें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप कोई वीडियो सुनते हैं तो प्लीज़ आप हेडफोन लगाइए, पेपर और पेन साथ रखिए और चीज़ों को नोट करते हुए चलिए। ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि जो आप लिखते हैं देखने के बाद वो चीज़ें आपको ज़्यादा देर तक मेमोरी आपकी सस्टेन करती है। अब 14 ये बात करता है आपका एड्रेस ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, यानी कि एड्रेस के बारे में आपको बताएगा। देखिए ये क्या बताता है कि एड्रेस ऑफ द पार्टी, जब पार्टी को एड्रेस किस लिए चाहिए, जब आप प्लेंट लिखते हैं तो सबसे ऊपर कोर्ट का नाम लिखा जाता है, प्लेंटिफ उसका प्लेंटिफ का नाम, उसका एड्रेस और उसका आगे प्लेंटिफ लिख देते हैं, वर्सेस डिफेंडेंट का नाम और उसका एड्रेस और डिफेंडेंट। तो जो आप एड्रेस प्रोवाइड कराता है प्लेंटिफ डिफेंडेंट का, वो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस बोला जाता है और उसी एड्रेस के ऊपर उसके सम्मन जाते हैं। और अगर कोई भी उस एड्रेस में बदलाव होता है तो वो व्यक्ति उसके बारे में न्यायालय को सूचित करता है। देखिए दूसरा क्या है, अगर एड्रेस चेंज होता है द न्यू एड्रेस ऑफ द पार्टी एंड अकम्पनीड बाय द वेरीफाइड पेटिशन, कोर्ट को न्यायालय को बताना है कि भाई मेरे जो अपोजिट पार्टी है उसका एड्रेस चेंज हो गया है, मेरा एड्रेस चेंज हो गया है। रजिस्टर्ड एड्रेस की हम बात कर चुके हैं, उसी एड्रेस को रजिस्टर्ड एड्रेस बोला जाता है। और सर्विस ऑफ एनी प्रोसेस में बी अफेक्टेड अपॉन अ पार्टी एट इज रजिस्टर्ड एड्रेस, उसको जो भी किसी चीज़ की सर्विस दी जाएगी, कोई सम्मन दिया जाएगा, कोई नोटिस दिया जाएगा, या न्यायालय कोई भी सूचना देना चाहता है या कोई भी सर्विस होगी तो उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पर ही होगी, जब तक कि वो अपने उस एड्रेस को कोर्ट न्यायालय में चेंज नहीं करा देता है। वेयर द रजिस्टर्ड एड्रेस इज डिस्कवर्ड बाय द कोर्ट टू बी इनकम्प्लीट। देखिए अगर मान लीजिए जो एड्रेस आपका दिया है आपने, अगर कोई भी एड्रेस इनकम्प्लीट है, वो फॉल्स है, फिक्टिशियस है, तो उस केस में क्या होगा, अगर वो प्लेंटिफ के द्वारा दिया गया है तो स्टे ऑफ द सूट लगा सकती है कोर्ट उसमें, ठीक है। अगर वो डिफेंडेंट के द्वारा दिया गया है तो उसका जो भी डिफेंस होगा उसको स्ट्रक आउट कर सकती है कोर्ट, ठीक है। ये दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे, आप इसमें देखेंगे। अभी हम चलते हैं रूल 15 पे, वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेटिंग। आपने देखा होगा प्लेंट में जब ऊपर आपने सब कुछ लिख दिया, नीचे जाकर जब साइन कर देता है प्लेंटिफ, आपका प्लेटर वेरीफाई करता है तो भी साइन करता है और नीचे वेरिफिकेशन होती है। तो बेयर एक्ट इसमें 15 में क्या कहता है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स एवरी प्लीडिंग शैल बी वेरीफाइड एट द फुट बाय द पार्टी। देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान देने की, यहाँ इसने बोला है कि एट द फुट, इट मीन्स आपने वर्ड्स में देखा फुट नोट हेड नोट्स होते हैं, एट द फुट प्लेंट के बिल्कुल नीचे की तरफ, बाय द पार्टी, कौन कौन वेरीफाई कर सकता है, और बाय एनी वन ऑफ द पार्टीज, यानी कि अगर 3 या 4 प्लेंटिफ है, 3 या 4 डिफेंडेंट, उनमें से कोई भी पार्टी या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति दूसरा सम अदर पर्सन जो प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन, जो ये कहता है कि भाई जो भी कुछ वहाँ पे फैक्ट्स लिखे हैं मुझे उनका ज्ञान है। आप वेरीफाई तभी कर रहे हो ना कि ऊपर दिए गए जो भी तथ्य हैं उनके बारे में मुझे अच्छे से नॉलेज है। इसलिए कहा जाता है कि द पर्सन वेरीफाइंग सेल स्पेसिफाई बाय रेफरेंस टू द नंबर्ड पैराग्राफ, ठीक है, ऑफ द प्लीडिंग। वो बिल्कुल बताता है कि पैरा नंबर 1 मेरी नॉलेज में है, पैरा नंबर 2 मेरी नॉलेज में है। व्हाट ही वेरीफाइज ऑफ हिज ओन नॉलेज एंड
what he verifies upon information received and believed to be true। देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, यहाँ पहली बात कही गई आप ऑन नॉलेज, ठीक है, यानी कि उसके खुद के ज्ञान से उसको वेरीफाई करना है कि क्या उसे खुद से पता है और क्या उसने वेरीफाई किया है, कि कब, जो इन्फॉर्मेशन उसको रिसीव होने के बाद उसने वेरीफाई किया है, और क्या उसको सही लगता है, व्हाट ही बिलीव टू बी ट्रू। ये सब अगर वो अदर पर्सन है तो वेरीफाई करते हुए सारी चीजें बताएगा। एंड द वेरिफिकेशन शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट, और जो वेरिफिकेशन करेगा उसको साइन करना है। एंड शैल स्टेट द डेट एंड प्लेस। आप देखेंगे कभी जब आप बैंक का कोई फॉर्म भरते हैं नीचे डेट एंड प्लेस रहता है, एट विच यू आर गोइंग टू साइन, ठीक है। तो जहां पे उसने साइन किया, जिस डेट को साइन किया, जिस प्लेस में साइन किया है, उसको दोनों चीजें लिखनी है। द पर्सन वेरीफाइंग द प्लीडिंग शैल आल्सो फर्निश एन एफिडेविट। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। किस बात का एफिडेविट देना पड़ेगा? अभी हमने यहाँ बात की थी कि उसको ऑन नॉलेज से, आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है, और व्हाट ही बिलीव टू बी ट्रू, ये सब चीजें वो कहाँ बताएगा, ये सब चीजें वो एफिडेविट देगा उसके साथ में कि मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ, इसमें दिए गए पैरा नंबर सो एंड सो, पैरा नंबर सो एंड सो इज एज पर माई नॉलेज, ऑन नॉलेज, आई गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज फैक्ट्स एंड आई हैव वेरीफाइड एंड आई बिलीव्ड इट टू बी ट्रू। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका रूल 15, तो ये आप ध्यान रखिएगा इसको। अभी चलते हैं रूल 15A पे। देखिए 15A कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी आप इसको थोड़ा सा देखेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग इन कॉमर्शियल डिस्प्यूट। जब कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। एवरी प्लीडिंग इन अ कॉमर्शियल डिस्प्यूट शैल बी वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट। बातें बिल्कुल सेम है 15 और 15A में, खाली 15A जो है ये कॉमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेटेड, एफिडेविट के थ्रू ही यहाँ पे वेरिफिकेशन की जाती है, और एफिडेविट पार्टी के द्वारा साइन भी किया जाता है कि ठीक है कि मैंने किया है। और जहाँ पे प्लीडिंग अमेंड होती है वहाँ अमेंडमेंट भी वेरीफाई की जाएगी। अगर कोर्ट ने अलाउ कर दी है आपकी अमेंडमेंट, हम रूल 17-18 में पढ़ेंगे अमेंडमेंट्स के बारे में, तो वो भी यहाँ पे वेरीफाई की जाती है। और कोर्ट स्ट्राइक आउट कर सकता है कि किसी भी उसको प्लीडिंग को जो कि वेरीफाई नहीं की गई है, इन केस इफ इट इज नॉट वेरीफाइड बाय द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, नेमली अगर एफिडेविट से वेरीफाई नहीं की गई तो ऐसी को वो स्ट्राइक आउट कर सकता है। अभी आगे चलते हैं 16। रूल 16 देखिए कोर्ट की पावर बताता है कि स्ट्राइकिंग आउट ऑफ प्लीडिंग, इट मीन्स व्हाट। देखिए न्यायालय का सबसे पहला जो एक नेचुरल जस्टिस जिसको आप कह सकते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है कि कोर्ट हमेशा ये चाहता है कि जितना हम जो डिस्प्यूट है वो कम से कम हो, वो जल्दी से जल्दी, जिससे कि पार्टीज का टाइम बचे, कॉस्ट बचे, न्यायालय का टाइम बचे। तो इसीलिए कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, न्यायालय अपने किसी भी स्टेज पर ये ऑर्डर दे सकता है कि जो प्लीडिंग है दैट मे बी स्ट्रक आउट और अमेंडेड। देखिए ये दो चीजें आती हैं यहाँ पे, स्ट्रक आउट होता है कि उसको बिल्कुल हटा देना, अमेंडेड होता है उसमें कुछ फेरबदल कर देना। कौन कौन सी वो कर सकता है, ये हम यहाँ पे जरा इंपॉर्टेंट इसको देखते हैं। जो भी आपकी प्लीडिंग अननेसेसरी होगी, स्कैंडलस होगी, फ्रिवलस होगी, या जो वैक्सियस होगी, अगर न्यायालय को लगता है इनमें से कोई भी आपकी प्लीडिंग अननेसेसरी, स्कैंडलस, फ्रिवलस या वैक्सियस है, तो उसको स्ट्रक आउट कर देगा। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, विच में भी टेंड टू प्रिजुडाइज, एम्बेरस और डिले द फेयर ट्रायल। मान लीजिए कोई आपकी प्लीडिंग में ऐसा आपने वो दिया है प्लेंट में, रिटर्न स्टेटमेंट में, कि भी जो आपके ट्रायल को डिले कर देगा, एम्बेरस करता है, इट विल बी अब्यूज टू द कोर्ट प्रोसेस। ठीक है, तो ऐसी प्लीडिंग को वो स्ट्राइक आउट कर सकता है। विच इज अदरवाइज एन अब्यूज टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। दीजिए इसने लास्ट में यही कह दिया है कि विच इज अदरवाइज एन अब्यूज टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, जो क्या न्यायालय की न्याय प्रणाली पर ही सवाल उठाता है, तो ऐसी प्लीडिंग को स्ट्राइक आउट भी कर सकता है, उनको अमेंड भी करवा सकता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है हमारा अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। इसको आप बहुत ध्यान से देखें, नोट करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग allows
आइदर पार्टी टू अल्टर और अमेंड हिज प्लीडिंग। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि मान लीजिए आपको जो प्लीडिंग आपने दिया है वो प्लीडिंग आप अमेंड करना चाहते हैं, यानी कि प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में कुछ ऐसा ग्राउंड है जो आप बाद में ऐड करना चाहते हैं। In such manner or on such terms as may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real question। ये बहुत important चीज है। It should determine the real question in controversy between the parties। अगर पार्टियों के मध्य में एक्चुअल डिस्प्यूट क्या है इसका पता लगाने के लिए अगर कोर्ट को सही लगता है तो ये आपके अमेंडमेंट्स में प्लीडिंग दे सकता है। पार्टी एक एप्लीकेशन देती है कि सर मैं अपनी प्लेंट को या रिटन स्टेटमेंट को अमेंड करना चाहता हूँ, मैं उसमें ये ग्राउंड ऑफ अटैक यही ग्राउंड ऑफ डिफेंस ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। बट ये कब होना चाहिए, ये आपका जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज है उससे पहले होना चाहिए। और न्यायालय को ये लगता है कि भी डिस्प्यूट की वजह से ये जो एक्चुअल प्रिंसिपल इन कंट्रोवर्सी है उसके लिए आवश्यक है तो वो अलाउ कर सकता है। अब इसमें भी एक प्रोवाइजो दे दिया है। क्या प्रोवाइजो दिया है यहाँ पे, देखिए प्रोवाइजो पे हमेशा ध्यान दीजिए। किंतु और परंतु लगा देते हैं हर एक बेर एक्ट में, आप देखेंगे तो काफी सारे प्रोवाइजो मिलेंगे जहाँ आपको बताया गया है किंतु और परंतु के बारे में। यहाँ किंतु परंतु क्या है, प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शैल बी अलाउड। ये बड़ी ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे कहा है इसने कि नो, ये नो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बता रहा है कि नो एप्लीकेशन फॉर द अमेंडमेंट शैल बी अलाउड आफ्टर द ट्रायल हैज कमेंस। देखिए हमने ऊपर अभी क्या बात की थी कि जब भी आपको कोई अमेंडमेंट करानी होती है, जब भी आपको कोई उसमें अल्टर करना होता है, ठीक है, तो ये कब होगा, ये फ्रेमिंग ऑफ इशू से पहले होगा, ट्रायल कमेंस होने से पहले पहले होगा। लेकिन उसके बाद भी हो सकता है अनलेस यदि द कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन दैट इन स्पाइट ऑफ ड्यू diligence the party could not have raised the matter before the commencement of trial। कि वो पहले अगर उन्होंने नहीं दिया तो इसका एक उनके पास जेन्युइन रीजन था, इसी वजह से वो कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल से पहले इसलिए नहीं दे पाए कि उनके पास उसका एक सफिशिएंट कॉज था। तो आफ्टर देखिए जब इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है न्यायालय के लिए ये सब कुछ मैनेज करना। तो यही कहा जाता है कि आपको नो एप्लीकेशन शैल बी अलाउड आफ्टर द ट्रायल हैज कमेंस्ड। अभी देखिए ठीक है, अभी एक चीज तो होगी, आपको रूल 17 में तो अमेंडमेंट की परमिशन दे दी। अभी मान लीजिए अमेंडमेंट का ऑर्डर पास कर दिया एंड आफ्टर पासिंग दिस ऑर्डर द पार्टीज फेल टू अमेंड आफ्टर द ऑर्डर। तो इसी के लिए रूल 18 है कि फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर, कि ऑर्डर तो मिल गया भैया आपको लेकिन आप अमेंड करने में फेल हो गए। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ अ पार्टी हु हैज ऑब्टेन्ड एन ऑर्डर, देखिए कौन पार्टी, जिसने ऑर्डर मिला है कि किसके लिए, टू अमेंड, ठीक है, एंड डज नॉट अमेंड अकॉर्डिंगली, और वो अमेंड नहीं करती है विद इन द टाइम लिमिटेड फॉर दैट पर्पज बाय द ऑर्डर। देखिए या तो कोर्ट ने टाइम दिया होगा, और अगर टाइम नहीं दिया है तो क्या होगा, इफ नो टाइम देन इज देयर बाय लिमिटेड विद इन। ये आपके एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से देखें, विद इन 14 डेज। इसको बिल्कुल ध्यान से देखें, बहुत काम का है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम अच्छे से हाईलाइट कर लेते हैं, इसको प्लीज जरूर नोट कर लें, विद इन 14 डेज। कब से 14 डेज, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, जब से आपको अमेंडमेंट का ऑर्डर मिला है तब से 14 दिन के अंदर। या तो न्यायालय खुद से आपको एक समय सीमा तय करके देगा कि आपको सो एंड सो डेट तक कर देना है। अगर न्यायालय ने कोई समय सीमा तय नहीं की है तो आपके पास 14 डेज का टाइम होता है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, एंड आफ्टर दैट ही शैल नॉट बी परमिटेड टू अमेंड आप, ठीक है। ये भी ध्यान देना कि ही शैल नॉट बी परमिटेड टू अमेंड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ सच लिमिटेड टाइम एज अफोरसाइड ऑफ सच 14 डेज। अगर वो 14 दिन खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कोर्ट को लगता है, ठीक है, अनलेस द टाइम इज एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट, अगर न्यायालय को लगता है तो वो आपका टाइम बढ़ा सकता है।
तो रूल 17 और 18 को मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखें। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स का जो है आपके लिए रूल 17 में दिया गया है। जब भी आप अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगाते हैं तो एज पर ऑर्डर 6 रूल 17 लगेगी। और अगर आप नहीं कर पाते हैं विद इन टाइम, तो टाइम कहाँ पे दिया गया है, रूल 18 में दिया गया है, 14 डेज दिया गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रूल 18 में 14 डेज का टाइम है अमेंड करने के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अमेंडमेंट। तो इसे प्लीज नोट करके रखें, आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमारा ऑर्डर 6 खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। ये जो 1 से 18 तक रूल हैं आपके ऑर्डर 6 के प्लीडिंग के रूल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अधिवक्ता हैं तो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई लीगल एस्पिरेंट हैं जो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और आज तक के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं नए इसके साथ, जिसमें हम प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए एमके लीगल शिक्षा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।